सबको जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर जी की यह 129th बर्थ एनिवर्सरी जो है हम लोग सब डिजिटली मना रहे हैं और मुझे लगता है कि बाबा साहब यह पहले महापुरुष होंगे जिनकी जो जयंती है हम डिजिटली मना रहे हैं और सब लोगों ने अपने घरों में बहुत ही अच्छी तरीके से ये जयंती को मनाया है। सबसे पहली बात ये है कि आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका जो रीज़न है वो जो कोविड-19 इस वायरस की वजह से आज पूरे देश में जो और पूरी दुनिया में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, पूरी दुनिया कोविड-19 नाम के विषाणु से लड़ रही है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जीवन है वह विषमता से लड़ने में व्यतीत हुआ। तो आज उसी को लेके मेरी नज़र में जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा। तो देखिए, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो आर्थिक विचार है उस आर्थिक विचार को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने बाबा साहब के आर्थिक विचार पढ़ने के बाद फिर उसको कैसे अमल में लेके आ सकते हैं इसके ऊपर विचार करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो लीगेसी है वो हम सबको पता है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो लीगेसी है वह एजुकेशन लीगेसी जिसको हम कह सकते हैं, तो जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी खुद की जो पढ़ाई है भारत से ग्रेजुएट तक पूरी की। उसके बाद में बाबा साहब ने अमेरिका और लंदन से इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में उन्होंने दलित समाज हो या गरीब जो पिछड़ा समाज समुदाय है उनके लिए शिक्षा कैसे मिले इसके लिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई और उसके बहुत सारे कॉलेजेस बनाए ताकि जो पिछड़ा जो समाज है, हाशिए पर का जो समाज है, उनको शिक्षा कैसे मिले और उसके लिए बाबा साहब ने प्रयास किया। तो वह एक उनकी हम एजुकेशन लीगेसी जिसको हम कह सकते हैं। और मुझे यहाँ कोई छात्र अगर देखते होंगे तो उनको मुझे ज़रूर बताना चाहिए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक स्कॉलरशिप में जाके लंदन में पढ़ाई की, अमेरिका में पढ़ाई की और 2-2 डिग्रियां हासिल की तय समय में। यह बहुत बड़ी बात है, इसको सभी जो सुनने वाले छात्र हैं उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। और एक बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जी का भाषण हुआ, उसके बाद में एक छात्र आया और बाबा साहब को पूछा, बोला कि बाबा साहब, आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैंने ये तय किया है कि अभी मेरा पूरा जो जीवन है आपके साथ मुझे काम करना है। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस छात्र को कहा कि आप क्या करते हो? तो वो छात्र ने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तब बाबा साहब ने उसको कहा कि आप पढ़ाई पूरी करिए, पूरी करने के बाद आपके और आपके फैमिली की जो व्यवस्था है वो करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि सामाजिक काम में क्या कर सकते हैं। नहीं तो भूखे पेट जो कार्यकर्ता जो होते हैं वह लाचार होते हैं। तो यह एक संदेश बाबा साहब ने उस विद्यार्थियों को दिया। और ये मुझे कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया फॉरेन से और वो मुझे कहा कि देखिए, मुझे तो स्कॉलरशिप मिली थी और मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आया था, अभी मेरी स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई है, आप डिक्की कुछ कर सकती है क्या मदद? मैंने उससे जब बातें की तो वो 7 साल वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। मैं बोला, यार 7 साल आप क्या कर रहे हो? नहीं, पहले तो 3 साल मेरे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली थी मगर उसमें मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, इसीलिए मैं यहाँ पे मिशन का काम कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आपको ये किसने बोला है?
बाबा साहब अंबेडकर जब पढ़ाई करने के लिए गए थे तो वो पढ़ाई करके आए, फिर वो मिशन का काम करने लगे और मिशन में जुट गए। तो यह बहुत महत्व की बात है जो हम सब युवाओं ने और विद्यार्थियों ने ध्यान में रखनी चाहिए। और बाबा साहब ने वही पढ़ाई होने के बाद वो यहाँ आए, पूरा लाइफ हमारे सामने है, और उन्होंने एजुकेशन सोसाइटी बनाई और शिक्षण संस्थाएं बनाई ताकि हाशिए के जो लोग हैं उनको अच्छा एजुकेशन मिले। यह बाबा साहब का जो है हम एजुकेशन लीगेसी जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा बाबा साहब की पॉलिटिकल लीगेसी है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी वेस्ट में पढ़े थे और अमेरिका में पर्टिकुलरली, और अमेरिका में पढ़ने के बाद अमेरिका में तो बहुत सारी चीज़ें, फ्रीडम ब्लैक मूवमेंट थी, सिविल राइट मूवमेंट थी, चल रही थी, वो तो बाद में था सब कुछ, मगर रिपब्लिकन पार्टी नाम की वहाँ पे एक पार्टी थी। तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पार्टियाँ बनाई। शुरुआत में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, स्वतंत्र मजदूर पक्ष बनाया, फिर उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। तो एक पॉलिटिकल लीगेसी बाबा साहब अंबेडकर जी सब लोगों को देके गए हैं ताकि रिजर्वेशन के माध्यम से जो आरक्षण जो मिले हैं उसमें शिक्षा में है, नौकरी में है और पॉलिटिक्स में है। तो यह एक पॉलिटिकल लीगेसी जो है, तो ताकि अच्छे पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में जाए, राज्यसभा में जाए, विधान परिषद में जाए या लोकल बॉडीज में जाए और एक समाज का वहाँ प्रतिनिधित्व करें। तो यह एक उनकी अपेक्षा थी। तो एक पॉलिटिकल लीगेसी जो है वो अभी भी चल रही है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो विषमता के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को आगे भी लड़ने की ज़रूरत है, क्यों, इसलिए उन्होंने एक सोशल डिफेंस लीगेसी जिसको हम कह सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक समता सैनिक दल का गठन किया और उसके माध्यम से मार्गदर्शन किया लोगों को। जहाँ कोई कभी अन्याय अत्याचार रहेगा तो उसके खिलाफ यह एक डिफेंस फोर्स समता सैनिक दल वह लड़ेगा, वो लड़ाई लड़ेगा। और फोर्थ जो लीगेसी है वो है रिलीजियस लीगेसी। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो लास्ट स्पीच है काठमांडू में जो हुआ, तो अभी बुद्ध या कार्ल मार्क्स, तो मार्क्स को उन्होंने नकार दिया और उन्होंने बुद्ध को अपनाया और बुद्ध के मार्ग फिर वो चलने लगे और उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार भी किया। तो यह जो एक रिलीजियस लीगेसी जो है, इसके लिए उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम का एक इंस्टीट्यूशन स्थापन किया और उसके माध्यम से उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो ये मोटा मोटी जो 4 लीगेसी है ये हम सबको पता है, मगर जो 5वीं लीगेसी है वह बाबा साहब अंबेडकर जी की इकोनॉमिक लीगेसी, जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम सबको पता है बाबा साहब का जो पूरा एजुकेशन है वह एजुकेशन इकोनॉमिक्स में हुआ है। वो अर्थशास्त्र में उनका पढ़ाई हुई है, अमेरिका से हो या लंदन से पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद में बाबा साहब इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद ही बिकम अ प्रोफेसर ऑफ सिडनेहम कॉलेज इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी के। फिर 1926 में जो मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली में जब वो सदस्य बने, तब जो उनका जो पढ़ाई अर्थशास्त्र की थी, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने की पूरी कोशिश उन्होंने की। जैसे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बनने के बाद बाबा साहब ने बहुत सारे जो कानून बनाने की कोशिश की मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे साहूकार नियंत्रण कायदा है, साहूकार के खिलाफ का जो कायदा, वो कानून का प्रस्ताव उन्होंने रखा, क्योंकि उनको ये पता था ये जो साहूकार है मोटा बैज लेके जो गरीब है, सामान्य मनुष्य है और मजदूर है, इनका यह शोषण करने वाला यह शोषण कर रहा है, तो इसके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए ताकि जो गरीब आदमी है उसकी वहाँ से मुक्ति हो जाए। ऐसे बहुत सारे कानून हैं और जब उनका पूरा हम लाइफ अगर देखेंगे और उनके विचार अगर हम पढ़ेंगे
तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती है। फाइनेंस कमीशन से लेके आरबीआई से लेके फिर बाबा साहब अम्बेडकर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। मिनिस्टर बनने के बाद पीडब्ल्यूडी, एनर्जी, इरिगेशन, इसमें जो उन्होंने काम किया है वो सब हमको पता है। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मुझे यही कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो इकोनॉमिस्ट थे वो एक प्रैक्टिकल इकोनॉमिस्ट थे। वो गरीबी बेचने वाले इकोनॉमिस्ट नहीं थे, क्योंकि गरीबी बेचना आज के तारीख में बड़ा बिजनेस है, उससे बहुत सारे नोबल से लेके पुरस्कार मिलते हैं। तो ये गरीबी बेचने वाले इकोनॉमिस्ट नहीं थे। जो अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है उससे जो गरीब आदमी है उसका कैसे कल्याण होगा वह सोचने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो उसी को लेके उसी के विचारों को लेके कैसे, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने देश को समर्पित की, तब उन्होंने ये कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी तो आ जाएगी, मगर इस कॉन्स्टिट्यूशन से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आनी चाहिए। और इसको लेके हमारे देश में है, मगर उतना काम नहीं हुआ। इकोनॉमिक थॉट्स को लेके आगे ज़्यादा काम नहीं हुआ, उसी को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। हमने यही सोचा कि एट्रॉसिटी आखिर किसके ऊपर होती है? जो गरीब है, जो निर्धन है, जो दुर्बल है, उसके ऊपर एट्रॉसिटी होती है। तो उसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए। और उसी को लेके हमने इस देश का जो नौजवान है, इस देश के नौजवानों में एक बिजनेस को पैशन में लाने का काम, एक बिजनेस लीडरशिप डेवलप करने का काम, एक पॉलिसी, सरकारी स्तर पर पॉलिसी बनाने का काम। बिफोर डिक्की कोई पॉलिसी नहीं थी, आफ्टर डिक्की देयर आर कंप्लीट पॉलिसी सपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यह बाबा साहब अम्बेडकर जी के आर्थिक विचारों का इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके आधार पर इस देश के नौजवानों को खड़ा करना है, और हम कर रहे हैं। उसके लिए अलग सेशन लगेगा, वो क्या क्या हो रहा है, मगर हम लोग उसको कर रहे हैं। तो यह जो इकोनॉमिक लीगेसी जो है उसको आगे बढ़ाने का काम डिक्की के माध्यम से हम लोग पूरे देश भर में कर रहे हैं, और यही हमने हमारा जीवन कर्तव्य समझा है और उस पे समर्पित होके हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो परसेप्शन जो दलित समाज का जो है कि यह केवल मांगने वाला है, उस परसेप्शन को हमने चेंज किया है। वो मांगने वाला नहीं, अभी देने वाला भी बन गया है। वो टैक्स दे रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो ये परसेप्शन जो चेंज करने में समय लगेगा, और वो कर रहे हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो या और जो बायसेस है, मार्केट बायसेस है, वो एक दिन में जाने वाले नहीं है। उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। केवल संघर्ष से हमारा विकास नहीं होगा, हमें समन्वय से हमारा विकास करना पड़ेगा। देश में जो जाति व्यवस्था है, यह जाति व्यवस्था अगर हमको ख़त्म करनी है तो कानून है, सब कुछ चीज़ें हैं, मगर फिर भी जाति व्यवस्था कम होते नज़र आ रही है पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। और इसके जो प्रमुख कारण हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, माइग्रेशन है, मनी मार्केट, ये सब चीज़ें इसकी प्रमुख कारण हैं। तो ये सब जो बाबा साहब के विचार है, और सबसे बड़ा मुझे जो बाबा साहब का जो विचार या आर्थिक इसमें लगता है इकोनॉमिक्स में, वह गांव छोड़कर शहर की ओर चलो, ये बड़ा इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है मेरे लिए। क्योंकि जो दलित समाज का आदमी है उस गांव में वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए वहाँ से निकल के आप आगे आइए। तो यह जो विचार है, क्यों आइए शहर में? शहर में मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको वहाँ पे जाति के नाम से कोई पहचानने वाला नहीं है, तो वहाँ आपको आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो यह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा, और इसी को लेके यह 5th जो लीगेसी है उसको हम लोग कैरी कर रहे हैं। मैंने जो शुरुआती में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है।
आप थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िए, आप बाबा साहब अम्बेडकर जी का चाइना के बारे में क्या था विचार, बाबा साहब अम्बेडकर जी का साम्यवाद के बारे में क्या विचार था, वह डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि बाबा साहब तो ओपन माइंडेड थे, बाबा साहब ने दुनिया देखी थी, बाबा साहब ने डेवलपमेंट देखा था, तो वो खुले विचार के थे। वो ही वॉज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, वो लोकशाही मानने वाले थे, और साम्यवाद और लोकशाही दोनों एक साथ नहीं चल सकते, यह इस पर बाबा साहब का दृढ़ विश्वास था। चाइना के बारे में बाबा साहब ने कहा है कि चाइना एक धोखेबाज राष्ट्र है, और जो साम्यवादी राष्ट्र है उनके जो नेबर्स है उन्होंने सचेत रहना चाहिए। ये 1954 को बाबा साहब ने कहा, और 1962 को चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो बाबा, अगर आप अम्बेडकराइट है, अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, तो आप साम्यवादी कभी हो नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब ने साम्यवाद को कभी खड़ा ही नहीं किया। 1952 की जो इलेक्शन है नॉर्थ मुंबई की फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, उसमें श्रीपाद अमृत डांगे की वजह से बाबा साहब को हार का मुंह देखना पड़ा। क्यों? अभी नोटा जैसा, जिसको हम नोटा बोलते हैं, वैसे तब नहीं था, मगर वो नोटा का उपयोग करने के लिए बाबा साहब के खिलाफ डांगे ने। तो ये सब अगर हम देखेंगे सब चीजें, तो बाबा साहब बेसिकली ही वॉज अ चैंपियन ऑफ अ डेमोक्रेसी, इसको ध्यान में रखिए। और जिन लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, केवल अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विचार है उसको अपना रहे हैं और उसका उपयोग जो कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दलित समाज का जो युवा है वह प्रैग्मेटिक है, वह सोचने वाला है, वह दुनिया से कनेक्टेड है, इसलिए इसके बारे में बिल्कुल जरूर सोचेगा। मगर पोस्ट कोविड क्या होने वाला है इंडस्ट्री में? देखिए, मेरा एक 10-15 दिन पहले एक महाराष्ट्र के बड़े न्यूज़पेपर ने इंटरव्यू मेरा छापा था। तो उस इंटरव्यू में मैंने कहा कि भारत पोस्ट कोविड दुनिया में एज अ नायक बन के उभरेगा, और चाइना एक खलनायक बन के उभरेगा। क्योंकि ये जो चाइनीज वायरस कोविड-19 है, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है। 2019 में जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, वह उनके जीडीपी के 6.5% है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूएस की है, यूके की है, स्विट्जरलैंड की है, और पूरी दुनिया की। और जो उद्योग जगत है दुनिया भर का, वो यही सोच रहा है कि केवल एक देश के ऊपर ही हमें निर्भर होना पड़ रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि जो चाइना में परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वो उसके बाद में दुनिया भर के इंडस्ट्री के लोग मजबूर हो गए हैं कि हमें अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन ढूंढना चाहिए। और वो डेस्टिनेशन क्या होगा? तो डेस्टिनेशन इंडिया होगा। तो इंडिया में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हमारा देश बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो एफडीआई का फ्लो आप देखिए, जरूर इकोनॉमी स्लो डाउन रहेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, मगर कुछ दिन के बाद, एक साल के बाद में आप देखिए भारत में जो एफडीआई का फ्लो और इंडस्ट्री यह आना शुरू होगा। 4 महीने से सप्लाई चेन, वर्ल्ड की सप्लाई चेन टूट गई है, तो तभी इंडियन एसएमई को इंक्वायरीज आना शुरू हुआ है। वो लेदराइट्स हो या टेक्सटाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऐसे अलग अलग सेक्टर में इंक्वायरीज एसएमई को आना शुरू हुआ है। और कुछ एसएमईज को तो उन्होंने रजिस्टर किया है एक अल्टरनेटिव, जिनका प्लांट चाइना में है, तो भारत में एक बेस बनाने के लिए। तो अब देखिए, एक साल हमारे लिए ये पूरा बैक ऑन ट्रैक आने के लिए समय लगेगा, मगर आने वाला जो कल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मगर हमें
सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह जो इन्वेस्टमेंट आएगी तो भारत में आजकल एडवोकेसी के नाम पर प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि पर्यावरण को बाधा ला के हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, मगर इंडस्ट्री तो चाहिए, उसके सिवाय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, उसके लिए इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। जो साइज हमारे देश का बढ़ रहा है, जो पॉपुलेशन है, उसके लिए यह आवश्यक है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं थे। तो वो चाहते थे प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है वो बढ़ने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर खुद एक प्रोफेशनल थे, ही इज अ प्रोफेशनल सक्सेसफुल प्रोफेशनल लॉयर थे। बॉम्बे में बहुत सारे जो पारसी बिजनेस हाउसेस है, उनको एज अ कॉर्पोरेट लॉयर वो काम करते थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारे मित्र आशीष चौहान हैं, वो बताते हैं हिस्ट्री में तो ही यूज टू ट्रेडिंग, शेयर का जो ट्रेडिंग है वो करते थे। तो ही वॉज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। तो इस प्रकार हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करेंगे एज इकोनॉमिस्ट, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस तरह हम देखेंगे। अभी देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग चाहिए हमें, वो बैकवर्ड लुकिंग थिंकिंग नहीं चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग, आगे के जो चैलेंजेस है उसको कैसे हम फेस करें, इस देश का यूथ उसको कैसे प्रिपेयर करे, इसके लिए दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो एसएमई का जो ग्रुप है, जो भी SC ST के जो लोग हैं उनको तैयार कर रही है। इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिसिस से लेके ऐसे कितने सारे चैलेंजेस आगे आने वाले हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ जरूर बताना चाहूँगा, जितने तेजी से ग्लोबलाइजेशन होगा उतने तेजी से यहाँ की जाति व्यवस्था कमजोर और कमजोर होती जाएगी। ये ध्यान में रखिए। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उससे मार्केट खुलेगा, मार्केट मनी, यह मंत्रा है, नॉट अ मार्क्स और कोई आगे बढ़ने का रहा है। ये आप ध्यान में रखिए आप सब लोग। तो इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग, बैकवर्ड नहीं, हमें पीछे नहीं जाना है। हमें मालूम है पूरा इतिहास, वो ध्यान में रखते हुए आगे के जो चैलेंजेस है उसको कैसे एड्रेस करें, इस प्रकार हमें नौजवानों को तैयार करना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो आर्थिक विचार है वह आगे बढ़ाने के लिए दलित समाज में एक सक्षम वर्ग क्रिएट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस 129th बर्थ एनिवर्सरी की डिजिटल आदरांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।